बिल्कुल, आपने अगर देख लिया है थंबनेल तो मेरा सवाल भी वही है कि ये फ़िल्म दोबारा से रिलीज़ क्यों की गई है, क्योंकि ये फ़िल्म ऑलरेडी थिएटर पे रिलीज़ हो चुकी है और पहली बार ऐसा होगा कि कोई फ़िल्म जो थिएटर में रिलीज़ हो गई है उसको ऑफिशियली फिर से OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में नहीं होती है, सभी फिल्में पहले थिएटर पे रिलीज़ होती है फिर OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी क्यों और रिलीज़ क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले बता दूं कि ये फिल्म बनी थी कुल मिलाकर के 18 करोड़ रुपए में, यानी 18 CR में फिल्म कंप्लीट हो गई थी। और वहीं पे इसके साथ में जो मूवी लगी हुई थी वो थी हेट स्टोरी 4। मतलब ये नहीं कि सेम डेट पे रिलीज़ की गई थी, लेकिन उसी हफ्ते के आसपास में हेट स्टोरी 4 भी लाया गया था। और हेट स्टोरी 4 सिर्फ 17 करोड़ में बनाई गई थी, जिसकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 30 करोड़। मतलब ओवरऑल वो फिल्म जो है कमा गई थी। लेकिन ओमेरता जब इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में नज़र अगर आप डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही कमा पाई। यानी 18 करोड़ में बनी थी और 4 करोड़ में ये फिल्म जो है थिएटर से उतर गई थी। क्या इस फिल्म में इतना बुरा कुछ दिखाया गया था या फिर ये फिल्म कुछ खास था ही नहीं? फिल्म क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में पूरे रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आप क्या देख रहे हैं। आप देख रहे हो मिस्टर ज़ीरो रिव्यू और मैं हूं मिस्टर ज़ीरो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। तो चलो शुरू करते हैं। ओमेरता को खास करके ऐसा किया गया है जैसे कि पद्मावती को पद्मावत कर दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही उमर शेख को जो है यहाँ पे उमेरता कर दिया गया है। ये देखा जाए तो एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट के ऊपर में जो है एक बायोपिक बनाया गया है और उसके अंदर में ये दिखाया गया है कि उमर शेख किस तरह से टेररिस्ट बने और किस तरह से जो है लोगों के बीच जाकर के आतंकवाद को बढ़ावा दिया और अपने आतंकवादी होने का पूरी तरह से उन्होंने सबूत दिया है। और उसमें ये भी दिखाया गया है कि वो किस तरह से लंदन से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया आए और इंडिया में आने के बाद में किस तरह से टेररिस्ट अटैक किया। इसके अलावा इस फिल्म के कहानी के अंदर में एक एंगल ये भी दिखाया गया है कि 26/11 यानी मुंबई अटैक जो था अपने ताज के ऊपर में, उसमें किस तरह से जो है उमर शेख का हाथ था और वो किस तरह से पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरे इंडिया में जितने भी टेररिस्ट थे उसको कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि वो कितने ज़्यादा ब्रूटल है और किस तरह से लोगों का हत्या करते हैं। मतलब इस फिल्म के अंदर में आपको सारा एलिमेंट मिलेगा जो कि अब तक आपने टेररिस्ट वाले किसी भी मूवी में देखा ना हो। मतलब थोड़ा हट के और थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर के आपको दिखाया गया है। और जिस तरह से वो किसी इंसान का मुंडी काटकर हाथ में लेकर रिलीजन का एक नारा लगाते हैं भाई, वो देखने लायक रहता है और साथ ही साथ आपके रोंगटे खड़े करने लायक रहता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म के अंदर में वो सारी चीज़ें दिखाई गई है कि जब एक जाहिल आतंकवाद बनता है तो वो क्या होता है और एक जब पढ़ा लिखा इंसान आतंकवादी बनता है तो किस तरह से खूनकार और किस तरह से ज़्यादा और भी ज़्यादा वो मतलब सक्षम हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना मतलब आतंक लोगों के बीच फैला सके। इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात की जाए तो राजकुमार राव ने हमेशा से अपने हर फिल्मों में ये साबित किया है कि वो बेस्ट एंड बेस्ट एक्टर है। लेकिन इस फिल्म के अंदर में उनका परफॉर्मेंस कुछ हटके है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका मुस्लिम होना एकदम अलग दिख रहा होता, क्योंकि राजकुमार राव एक नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम का कैरेक्टर को जब वो प्ले कर रहे होते तो वो देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो कोई नॉन मुस्लिम पर्सन है। जिस तरह से वो नमाज़ पढ़ते, जिस तरह से मतलब कलमा आयत पढ़ते हुए दिखाई दे रहे होते, देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई नॉन मुस्लिम है जो कि कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। इस फिल्म के अंदर में और भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे आपको जो कि मुस्लिम ना होने के बावजूद भी मुस्लिम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा दमखम अगर एक्टिंग में देखा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राजकुमार राव है। इस फिल्म के अंदर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राजकुमार राव ने किस तरह से एक फॉरेन एक्सेंट को पकड़ा है। नॉर्मली वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन बॉर्न इंडिया में होने की वजह से जो है उनको हिंदी आती है और वो हिंदी और वो इंग्लिश कितना अलग लगता है उनके मुंह से सुनने में, वो आपको देखना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा पूरे फिल्म के अंदर में डायरेक्शन की बात की जाए, स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, लगेगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, जो कि आपके दिमाग पे बहुत ही सीधे तरीके से असर करता है। आपको डराने में, आपके दिमाग के साथ खेलने में पूरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाती है। अब आप अगर फिल्म देख चुके हो या फिल्म देखने वाले हो तो आपको बता देना चाहता हूँ, इसको देख करके आपको ज़रा भी किसी भी आतंकवादी से प्यार नहीं होने वाला जो कि हमेशा के जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ तो आपको हट के दिखाया जाता है जो कि हंसल मेहता का कमाल है, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं की बनाई हुई है। और जहाँ पे राजकुमार राव और हंसल मेहता की बात की जाए तो दोनों की जोड़ी यहाँ पे काफ़ी दमदार लगी है। मतलब डायरेक्टर और एक्टर के बीच की जो एक कनेक्शन है, बहुत हद तक नहीं जबकि पूरे तरीके से जो है वो जस्टिफाई किया है इन्होंने और पूरे तरीके से अपनी बात आपके सामने में रखने की कोशिश की गई है। आपको कहीं कहीं पे ये भी लगेगा कि अपनी गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से कमज़ोर पड़ जाती है इन लोगों के सामने में और किस तरह से जो है इनको कुछ कर नहीं पाती है और इनको छोड़ना पड़ता है, वो एंगल भी देखने को मिलेगा। अब ये सारी बात जानने के बाद में ये भी दिमाग में आता है कि आखिर क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है किसी को बचाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ देती है, क्योंकि उन आतंकवादियों को छोड़ने के बाद में हम जिन बंदों को बचाना चाह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान वो बाद में दोबारा फिर से करेंगे। तो यहाँ पे मजबूर होते हुए इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूर दिखाया गया है। लेकिन उस चीज़ के होने के बावजूद भी
किस तरह से इस फिल्म को जो है सेंसर ने पास कर दिया था वो मानना पड़ेगा। मतलब सेंसर जो है ब्रॉड माइंडेड हो चुकी है, लेकिन शायद अभी तक ऑडियंस नहीं हुई है। अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली री रिलीज़ करना क्यों है वो आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फिल्म में काफ़ी ज़्यादा दमखम था, लेकिन उसके बावजूद शायद ये ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाई थी। शायद इन्होंने सही तरह से मतलब इनका एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया था। और अभी जिस तरह से हम लोग अभी OTT प्लेटफॉर्म पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं और हमें एक ही अमाउंट में जो है कई सारी मूवीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए इस फिल्म को रखा जा रहा है ताकि ये शोकेस हो जाए। वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म वैसे देखी जाए तो काफ़ी सस्ते में बिकी होगी, और वैसे भी ZEE5 में जो आ रहा है तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ शोकेस किया जा रहा है कि ये फिल्म बनी थी, आपको देखना चाहिए। इस फिल्म के अंदर में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म अगर कहा जाए तो भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जा करके ओमेरता नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद भी जा करके हिट स्टोरी 4 देखा था। उसके बाद से सेकंड अटेम्प्ट में ही जा करके देखा था ओमेरता, और अभी जब दोबारा मैंने इसको ZEE5 पे देखा है तो बहुत देखने के बाद बहुत ही अलग सा फील हो रहा है कि हाँ, OTT प्लेटफॉर्म के अंदर में जो भी कंटेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेस होता है, और इसके वजह से इस फिल्म को जो है यहाँ पे जगह दी गई है। लेकिन अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है OTT प्लेटफॉर्म वालों, मतलब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है उन सभी जगहों पे मतलब बेकार से बेकार कंटेंट भी आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और कुछ ऐसे कंटेंट को भी जगह दें जहाँ पे एक्टर अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। क्योंकि इस फिल्म के अंदर में जब आप राजकुमार राव को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उनके हाव भाव, उनके स्टाइल, उनकी दाढ़ी का स्टाइल, उनके हेयर स्टाइल, उनके पूरा बॉडी लैंग्वेज, उनके कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, सब कुछ ये बताता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है अपने बजट को भी रिकवर ना कर पाए, ये बहुत बुरी सी बात लगती है। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना, आपने इस मूवी को देखा या नहीं, या आप देखने वाले हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट रिव्यू के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनोरा एंड अस्सलाम वालेकुम।